Good evening, everybody. Uh, I'm going to start electromagnetics, and the approach will be a little different. So, I have been talking about this that during electromagnetics, the problem faced by students is too much of vector calculus, and many teachers approach in such a way that they teach it is at the beginning. ओके सो बिफोर वी गो इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स ढेर सारा वेक्टर कैलकुलस पहले ही हमें पढ़ाया जाता है. ठीक है. तो बिकॉज यू हैव डन इट ड्यूरिंग योर अंडर ग्रेजुएशन कोर्स और ड्यूरिंग योर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स. ओके. सो यू मस्ट हैव सीन कि जो वेक्टर कैलकुलस हम पहले एज ए मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में आते हो. बिकॉज यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स बड़ी ही पर्टिकुलर हैं और उन पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स को बिल्कुल उसी समय हैंडल करना ठीक होगा. ठीक है. तो इस अप्रोच से मैं ऐसा नहीं करूंगा कि आपको पूरा वेक्टर कैलकुलस पहले से ही पढ़ाऊं, बल्कि मेरा अप्रोच ये रहेगा कि जहां जहां पे जैसे जैसे जरूरत आती जाएगी वहां वहां पे मैं उसको आपको अच्छे से वहां पे डील करूंगा. तो एक तरीके से जो ये वेक्टर कैलकुलस है ये पूरे के पूरे कोर्स में स्प्रेड रहेगा. ओके. मैं एक एग्जांपल देता हूं. बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है कि सपोज कहीं डॉट प्रोडक्ट की जरूरत पड़ी तो मैं उसी समय आपको समझाऊंगा कि डॉट प्रोडक्ट क्या है, उसको कैसे हैंडल करना है. कहीं क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ी तो उसको मैं उसी समय आपको बताऊंगा. कहीं लाइन इंटीग्रल की जरूरत पड़ी, एरिया इंटीग्रल की जरूरत पड़ी तो उसको उसी समय हैंडल करेंगे. रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ी, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ी या स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की तो उसको भी हम धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे करते जाएंगे. एक पार्ट तो ये है. दूसरा पार्ट ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में एक चीज है कि आप अलग अलग केसेस में फॉर्मुलेशन को अप्लाई करते हो और दूसरा ये है कि पूरा पूरा फॉर्मुलेशन सीखना. तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप अ, एक ही प्रॉब्लम में डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस और ढेर सारी प्रॉब्लम्स इस तरीके से लगाते हो तो कहीं ना कहीं फॉर्मुलेशन मिस हो जाता है कि ओवरऑल हम करना क्या चाह रहे हैं. तो इस पर्पस से मेरा अप्रोच ये रहेगा कि मैं आपको शुरू में सिर्फ डिस्क्रीट चार्जेस के हेल्प से इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्मुलेशन सिखा दूंगा. तो एक बार आपका पूरा फॉर्मुलेशन आपके दिमाग में आ जाएगा. वंस यू लर्न व्हाट इज द फॉर्मुलेशन, then it will be very very simple for you to apply it for continuous systems and for cylindrical coordinates or spherical polar coordinates. तो उस टफनेस को थोड़ा सा साइड लाइन करके और फिर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. तो आई I hope that it will be more beneficial to you and it will be more helpful to you. And there is no scarcity of problems in electromagnetics. There are a lot of problems. Many good books are there. So I will be doing problems from all the famous books. जो भी बेस्ट प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग धीरे धीरे करके करेंगे. ठीक है ना. तो एक तो आपका थियोरेटिकल कंटेंट बहुत ही रिच होगा क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि अगर आप किसी टॉपिक का डेरिवेशन नहीं जानते हो, उसका बैकग्राउंड नहीं जानते हो, तो आप प्रॉब्लम्स में भी कंफर्टेबल नहीं रहोगे. क्योंकि हर डेरिवेशन में कुछ अप्रोक्सीमेशंस अप्लाई किए जाते हैं, कुछ पर्टिकुलर केसेस डिस्कस किए जाते हैं. अगर उसकी जानकारी नहीं है सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू डू द प्रॉब्लम्स. ओके. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. सो आई विल बी डिराइविंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स वेरी वेरी क्विकली. ओके. एंड देन वी विल बी डूइंग द प्रॉब्लम्स. तो इस तरीके से पूरी पूरी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी रहेगी. तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है थोड़ा सा इसका आउटलाइन देख लेते हैं. एंड दिस विल बी कवरिंग योर कंप्लीट सिलेबस ऑफ SIR, नेट, IIT जैम, जेस्ट,
and TIFR and also JNU and DU and other exams, whatever exams are there. So it will be covering complete thing. Okay. So एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब टॉपिक शुरू होता है तो बिकॉज ये 12th क्लास में भी आप पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, magnetostat, all that you have learned in class 12th also. So that is a good thing also and a bad thing also. Good thing ये कि थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड रहता है तो आप थोड़ा समझते हो चीजों को, बट बैड ये है कि कई बार आप उतना ही मान लेते हो कि यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है। तो वो दैट इज जस्ट अ बिगनिंग। जब आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ते हो जिसमें चार्ज रुका हुआ है, फिर आप मैग्नेटोस्टैट पढ़ते हो जिसमें करंट स्टेडी है, करंट इज नॉट फंक्शन ऑफ टाइम, और फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आते हो, मैक्सवेल्स इक्वेशन पढ़ते हो, फिर स्केलर पोटेंशियल, वेक्टर पोटेंशियल पढ़ते हो, उसके बेसिस पे रेडिएशन पढ़ते हो, और उसके बाद फिर डीएलेम्बर्ट्स फॉर्मूलेशन पढ़ते हो, और फिर रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसा नहीं है कि शुरू के ही 2-3 चैप्टर में पूरी एनर्जी आप स्पेंड कर दो और आप फिर जहां फाइनली लास्ट तक जाना है वहां के लिए आपके पास एनर्जी ही ना बचे, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वांटेड टू टेल यू। ओके, सो इट विल बी कवरिंग ऑल द मेजर एग्जामिनेशंस एंड बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स में आउटलाइन बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ब्रॉडर सेंस में आपको सिलेबस को समझना होगा, और सिलेबस के समझने के साथ साथ आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का फॉर्मूलेशन भी समझ में आएगा कि ओवरऑल उसमें पूरी चीजें किस डायरेक्शन में गई हैं और डेवलपमेंट कैसे हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो एक पार्ट है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। So this you can understand that charge is stationary in this case, okay, electrostatics, और उसमें फिर बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, बट लेट अस नॉट मेक दैट पॉइंट। कई बार होता है कि पूरा बोर्ड ही सिलेबस से भर दिया जाए तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। वेयर एवर चार्ज इज स्टेशनरी, वेदर 1 चार्ज, 2 चार्ज, 12 चार्ज, 13 चार्ज, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, electrostatic energy, so everything will fall in this category, that is electrostats. And then steady current, that will be magnetostat, right? So here you will have steady current, and because of that you will have electric field, magnetic field. So in this case we will discuss Coulomb force, electric field, and electric potential, and electric potential energy, right? So this will be the outline of this. And similarly in magnetostatics we will discuss something. So अभी मैं इसके भी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं अभी सबसे पहले ये डिस्कस करना शुरू करूंगा, तो just understand this much we have to discuss in electrostatics. So you may have one charge, you may have 10,000 charges, okay, that does not matter, all will fall in the category of electrostatics. Okay, so then we will discuss magnetostatics. After this we will discuss electrodynamics. So actually you know that because changing electric field produces magnetic field and changing magnetic field produces electric field, so in that sense the शुरू में लग रहा था कि चार्ज कोई और चीज है, मैग्नेटिज्म कोई और चीज है, but finally you know the field combined and the field is electromagnetics, right? So we will discuss electrodynamics. In this the important focus will be on Maxwell's equations and other things, okay. So that we will discuss here, and then after studying, I am giving a different topic to it. It will be scalar. So you all can hear me now? Very silent everybody. Am I audible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So scalar potential and vector potential. Vector potential. So this new formulation we have to study.
क्योंकि इसके बाद अगर ये आगे का फॉर्मुलेशन हम ना पढ़ें, so it will be very difficult to understand radiation and electromagnetic waves, right? Electromagnetic waves, which are actual applications of electromagnetics. आज के डेट में इंटरनेट के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है. So what is making it possible? So just one example, that you have electromagnetic wave which is flowing in a channel, which is moving in a channel, which is optical pipe. So that completely belongs to this topic, electromagnetics, right? So radiation and electromagnetic wave, and then finally one more formulation we have to study, D'Alembert's formulation we have to study. And finally, we study relativistic electrodynamics. Relativistic electrodynamics. Okay, so that will be the end of the syllabus. So इसको अगर हम हटा भी दें, because they are just the formulations, they are just the formulations, you can just remove it from it. So these are the topics. Okay, so broadly you should understand in which direction we are moving. So जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई, हम नए नए वेरिएबल्स, वो वेक्टर भी हो सकते हैं, वो स्केलर भी हो सकते हैं, उनको धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस किया अपनी जरूरत के हिसाब से. और फाइनली आपको पता है सारी चीजों को हम स्केलर के टर्म में लिखना चाहते हैं, बिकॉज इट इज इजी टू डील इन स्केलर क्वांटिटीज देन वेक्टर क्वांटिटीज. लाइक फॉर एग्जांपल इन क्लासिकल मैकेनिक्स, जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है उसमें डायरेक्शंस इन्वॉल्व है, फोर्स इन्वॉल्व है. सो दैट इज डिफिकल्ट. आप देखते हो ना, टेंशन इधर लग रहा है, उधर लग रहा है, mg sin थीटा, mg cos थीटा. But then you come to Hamiltonian formulation, Lagrangian formulation, which is actually energy and which is actually scalar quantity. So information पूरी मिल जाती है, स्केलर डोमेन में हम काम करना चाहते हैं. तो इसमें भी ऐसा ही हुआ है, धीरे धीरे करके हम स्केलर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं पूरे पूरे फॉर्मुलेशन में. ठीक है, सो दिस इज द आउटलाइन ऑफ द सिलेबस. Everything will fall in one of these categories, right? And we will study one by one. सो अभी ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है. सबसे पहले सिर्फ ये मान के चलना है चार्ज रुका हुआ है और हम उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है ना? सो लेट मी रिमूव ऑल दिस. इन सबको हटा देते हैं और थोड़े से बहुत ही एलिमेंट्री वेक्टर याद दिला के, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि जब मैंने आपसे बताया है, जब जब जहां जरूरत पड़ेगी उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके वेक्टर आपको बताता रहूंगा. बट जस्ट टू बिगिन विद, बहुत ही थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाता हूं कि क्या आपको थोड़ा सा ऑलरेडी पता है वेक्टर में. वो बहुत जरा सी चीज मैं आपको बता के फिर शुरू करूंगा. ठीक है ना? और वो क्या है कि अगर सपोज आप किसी भी पॉइंट का एड्रेस बताना चाहते हो, तो यू नीड सम कोऑर्डिनेट सिस्टम. इफ यू वांट टू टेल एड्रेस ऑफ अ पॉइंट, यू नीड सम कोऑर्डिनेट सिस्टम. एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो है वो सिमिट्री के हिसाब से हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा रेक्टेंगुलर सिमिट्री की चीजें हैं, उनके लिए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है. तो सबसे पहले जरा पहले 2 डायमेंशन में समझते हैं, इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड. कि सपोज हमारे पास सिर्फ 2 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और यहां पे कोई पॉइंट है, दैट पॉइंट इज पी. ओके, एंड इस पॉइंट पी को आप इस वेक्टर के साथ जोड़ देते हो. सो दिस इज नोन एज पोजीशन वेक्टर. सो लेट मी राइट इट एज OP वेक्टर and let me write it as R vector. So this is sign of vector. So this is position vector, right? And this angle is suppose theta. So XY plane hai, P point hai, theta angle hai, and R is this distance, and that R vector is this OP vector, right? So this vector OP is known as position vector. इसको क्या कहते हैं?
This is called position vector. Okay, so we are in 2 dimensions, so we are in this plane. So ये बड़ा ही आसान है कि आप अगर यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हो तो एक ट्रायंगल बन जाता है। और फ्रॉम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री अगर मैं इसको x कहूं और y कहूं, तो फ्रॉम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, हाई स्कूल ट्रिग्नोमेट्री, आई कैन से दैट x इज इक्वल टू r cos थीटा and y is equal to r sin theta and r square is equal to x square plus y square and tan theta is equal to y by x. So theta is equal to tan inverse y by x. So these informations we already know from our high school knowledge. But यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि पहली बात तो ये जो r वेक्टर है ये दो वेक्टर से मिलके बना है। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड x है और वो अलोंग द x एक्सिस है, और एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड y है एंड दैट इज अलोंग y एक्सिस, राइट। इसको इस तरीके से बना देता हूं। सो दिस इज अलोंग x एक्सिस एंड दिस इज अलोंग y एक्सिस। सो इस वेक्टर को लिखने का तरीका होगा x एंड अलोंग x एक्सिस के लिए हम एक यूनिट वेक्टर यूज कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, राइट। सो x इंटू एक्स कैप एंड प्लस इस वाले वेक्टर को कैसे लिखेंगे, y into y cap. So this will be the position vector. Okay, r vector will be the position vector, that will be x into x cap plus y into y cap. और अगर इसी आइडिया को मैं 3D में एक्सटेंड कर दूं तो 3D में क्या होगा, लेट अस सी। ये नोट कर लिया सबने? यस Yes, sir. Okay, so what will happen in 3 dimension? So if you write this in 3 dimension, so what will happen, that you will have coordinates like this now, x, y and z. And please understand this is a right handed system, so हमेशा इसी तरीके से आपको लिखना होगा x, y और z। अगर यहाँ x है तो ये y ये z हो जाएगा, और इसी तरीके से अगर यहाँ x है तो ये y और ये z हो जाएगा। तो we follow right handed system. All these axes are perpendicular, and if you take a point P here, what will happen, P से आप इस XY प्लेन में एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे। सो नाउ यू विल हैव टू इमेजिन लिटिल बिट। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में इमेजिनेशन की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी, बिकॉज डिफरेंट प्रॉब्लम्स डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में जाते हैं, तो वहां पे आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन भी करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज एक्स वाई जेड एंड नाउ लेट अस मार्क द वैल्यूज। सो आप एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ करो, ओके और एक परपेंडिकुलर आप यहां ड्रॉ करो। दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर। सो यू कैन इमेजिन इन 3 dimension this will be a plane and this is on this plane. Now this is the perpendicular and this is the perpendicular, because थोड़ा ऐसे बनाया जाता है। So this is the method. So ये p dash जो है that is on the xy plane, right? So what will be this value? ये value कितनी होगी? This value will be y. What will be this value? This value will be parallel to x axis, this value will be x, and parallel to z axis, this value will be z, right? So आप क्या करते हो कि आप O पॉइंट से चलते हो x एक्सिस along the x एक्सिस, फिर यहां से कितनी डिस्टेंस चलते हो, x डिस्टेंस, फिर यहां से बिल्कुल परपेंडिकुलर xy प्लेन पे चलते हो, कितनी डिस्टेंस, y, और फिर यहां से बिल्कुल दोनों के परपेंडिकुलर चलते हो z डिस्टेंस, तो आप P पॉइंट पे पहुंच जाते हो। तो दिस इज द एड्रेस P X Y Z। अब उसी चीज का एक्सटेंशन
अगर मैं यहां करूं पोजीशन वेक्टर आर से, ध्यान से देखना, तो अब 3D में क्या हो जाएगा, आर विल बी इक्वल टू एक्स, एक्स कैप प्लस वाई, वाई कैप एंड प्लस जेड, जेड कैप। ओके, वहां पे 2D में था, दिस इज इन 3D। अब यहां पे भी क्या होता है कि एक्स वाई और जेड के अबाउट ये जो एंगल्स होते हैं वो अल्फा बीटा गामा से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, बट उनको फिलहाल हम छोड़ देते हैं, ठीक है। व्हाट विल बी द मॉड ऑफ आर, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, नाउ व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, ये भी जरा देख लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर आर will be equal to vector r over mod of vector r, right? So unit vector r will be equal to vector r over mod of r, तो इसकी भी कहीं कहीं जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। अब एक बात ध्यान से देखना कि ये जो मैं दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में डिस्कस करूंगा तो इसी चीज को जनरलाइज करूंगा। दिस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। पी पॉइंट जो है उसको ध्यान से देखना, पी पॉइंट कहां लाया करता है, जहां पे 3 प्लेन्स, सो 3 सरफेसेस कट करते हैं, 3 सरफेसेस इन जनरल, जहां 3 सरफेसेस कट करते हैं वहां पी पॉइंट लाई करता है। और बिकॉज ये कार्टेशियन सिस्टम है जिसकी सिमिट्री कैसी है, रेक्टेंगुलर सिमिट्री है, तो रेक्टेंगुलर सिमिट्री का मतलब है कि यहां पे प्लेन्स कट करेंगे, तो इस केस में पी पॉइंट पे 3 प्लेन्स होंगे, ये सरफेसेस क्या होंगे, यहां पे प्लेन्स होंगे। बट ये चीज आप याद रखना, जब मैं दोबारा सिलिंड्रिकल पे आऊंगा या स्फेरिकल पे आऊंगा तो वो जरूरी नहीं है कि दे विल बी प्लेन्स, दे कैन बी समथिंग एल्स आल्सो, they will have some curvature also, so that's why I have written here 3 surfaces. So how they will look like, okay, so यहां पी पॉइंट पे सबसे पहले ध्यान से देखो, एक प्लेन कट करेगा जो कि बिल्कुल पैरेलल होगा जेड एक्सिस के, और वहां पे यहां पे वाई एक्सिस पे आके कट करेगा, ठीक है। दूसरा प्लेन बिल्कुल इस तरह से कट करेगा और तीसरा एक्स के पैरेलल कट करेगा। अब इसको शो करने के लिए मैं आपको एक सेकेंड, सो प्लीज सी दिस, इज इट विजिबल टू एवरीबडी? Yes, sir. सो प्लीज सी एक्स वाई जेड, ये 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई जेड आर 3 एक्सिस, और यहां पे सपोज पी कोई आपका पॉइंट है, ठीक है ना, जिसको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो। तो एक प्लेन है जिसमें लगातार y कांस्टेंट होगा, वो बिल्कुल y के परपेंडिकुलर होगी ताकि y कांस्टेंट रहे, दिस प्लेन, कैन यू सी दैट। फिर एक प्लेन होगा जिसमें लगातार x कांस्टेंट होगा, सो दिस विल बी x इज इक्वल टू कांस्टेंट प्लेन। और एक प्लेन होगा जिसमें इसको इस तरह से कट करता हुआ जाएगा, दैट विल बी z इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये रख सकते हो अपने पास, इफ यू वांट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज दिस पी पॉइंट, पी पॉइंट इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ x is equal to constant plane, y is equal to constant plane, z is equal to constant plane. But this plane word I will use only in the case of rectangular coordinate system. सिर्फ किस केस में मैं यूज करूंगा ये प्लेन वर्ड, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, बाकी सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल में दैट विल बी सम सरफेस। ओके, तो ये इतनी सी बेसिक चीज थी जो आपको मतलब बिकॉज हम यूज करेंगे तो वी मस्ट नो इन एडवांस। ओके, बाकी जो जो चीजें जैसे जैसे आती जाएंगी वो हम उनको वैसे वैसे वापस डिस्कस करते रहेंगे, और इन चीजों को भी दोबारा भी डिस्कस करते रहेंगे, डोंट वरी। एक चीज है जो रेजोल्यूशन है, जो अभी अभी मैंने बताया, उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए आप उसको भी दोबारा जब भी जरूरत पड़ेगी, जैसे सपोज कोई वेक्टर है ई, वो इस डायरेक्शन में है,
और ये कोई एंगल थीटा है, तो जिधर कंपोनेंट लेना है थीटा की तरफ अगर लेना है, तो अभी मैंने क्या बताया था, दिस विल बी ई कॉस थीटा, और इसके ठीक परपेंडिकुलर इट विल बी ई साइन थीटा। अभी अभी देखो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वेक्टर इस तरह से है, सपोज दिस वेक्टर इज आर और ये एंगल थीटा है, तो इस तरफ कितना कंपोनेंट आएगा, आर कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कितना कंपोनेंट आएगा, यहां बनाया था मैंने, एक्चुअली दिस वेक्टर इज हियर, पैरेलल वेक्टर्स आर सेम, इक्वल मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, सो दिस विल बी आर साइन थीटा। ये सेम चीज है, देखो समझ आ रही है। तो जिसके साथ थीटा एंगल होगा दैट विल बी ऑब्वियसली फ्रॉम द सिंपल ट्रिग्नोमेट्री दैट विल बी कॉस थीटा कंपोनेंट, एंड उसके ठीक परपेंडिकुलर it will be sin theta component. So this resolution will be used again and again. So ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये बार बार प्रॉब्लम्स में यूज होगा। ओके चलो, अब इतनी थोड़ी सी नॉलेज, वेक्टर के नॉलेज के साथ हम लोग शुरू कर देंगे अपने मेन टॉपिक को, और फिर धीरे 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 करके जहां जहां जैसे जैसी जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। एक और बात ऐड करना है कि आवर वेक्टर will be vector field, it will not be simple vector. So we have to deal with two quantities throughout the electromagnetics. We have to deal with two type of quantities, one is vector field and another one is scalar field, right? So हमें basically field से डील करना है, ना कि सिंपल पोजीशन वेक्टर से, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस? सो दिस वेक्टर फील्ड विल बी एक्चुअली लाइक दिस, सपोज आई कॉल अ फील्ड लाइक दिस जी, जी इज अ फील्ड, सो इट विल बी एक्चुअली सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्स कैप। प्लीज ध्यान से देखना, यहां पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्स एक्स कैप होगा, यहां पे एक्स वाई जेड का कोई फंक्शन हो सकता है, इसी तरह से यहां पे कोई दूसरा फंक्शन हो सकता है एक्स वाई जेड का, और यहां पे कोई तीसरा फंक्शन हो सकता है एक्स वाई जेड का। सो दिस इज नोन एज वेक्टर फील्ड। इसी तरह से कोई, सो दिस इज वेक्टर फील्ड, इसी तरह से कोई स्केलर फील्ड भी हो सकती है, सो इट विल बी सिंपली फंक्शन ऑफ सम एक्स वाई जेड। सो ये दो तरीके की चीजें पूरे ईएमटी में आने वाली हैं। इसका एग्जाम्पल है फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, एक्सेट्रा। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ दिस वेक्टर फील्ड, एंड इसका एग्जाम्पल है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। इसका एग्जाम्पल है मैग्नेटिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए, इसका एग्जाम्पल है फाई। ओके, सो दीज टू टाइप ऑफ थिंग्स विल बी यूज्ड। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं कि माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस, एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप। So this is not simple position vector, you can see, but it is function of position vector. ये किसका function होता है? It is function of position vector. So this will be a difference between simple vector like a position vector and vector field. So our discussion will be regarding vector field, not about the vector. Is that okay? Yes? Yes, sir. Sir, Okay. is it F3 Z cap? Sorry? Sir, with F3, is it Z cap? F3 will be jet cap, right? कहां पे लिखा है उन्हें? F3 it will be jet cap, correct. Thank you. Okay, so vector field will also have some effect, you know, a potential and even temperature. Temperature is also example of scalar field, right? Electric potential, temperature, these things are example of scalar field. Now this vector field, actually it will have some effect.
Okay, so it should be followed by some effect. So vector field will be defined in some region, पहली बात कि ये किसी रीजन में डिफाइंड होंगी, ठीक है. इट विल बी डिफाइंड फॉर होल ऑफ द रीजन, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड. जिस चार्ज के कारण तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, दैट विल बी डिफाइंड फॉर होल रीजन. ओके, and this is first thing. And second thing, it should create some effect. It should have some physical meaning, right? Like force, like electric field. It should create some effect. Okay, not like position vector which is dead. Is that okay? So with this minimal of knowledge, I must start the topic now. Okay, and the whole story of electromagnetics, what is the central point in whole of the electromagnetics? कोई बता सकता है? Anybody? You can tell. What is the central point in electromagnetics? It is charge, right? भाई पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में चार्ज तो रहेगा ही रहेगा. अगर चार्ज नहीं है तो there is no discussion of electromagnetics, right? So because it is the charge which will be causing everything, or it will be in electric field, it will be in magnetic field or something like that. So you know, like mass, charge is also intrinsic property of a substance. और जैसे बहुत ज्यादा तुम मास को डिफाइन नहीं कर सकते, वैसे बहुत ज्यादा तुम चार्ज को भी डिफाइन करने की कोशिश मत करो. जस्ट इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. एंड its unit, you know, is coulomb, right? The unit is coulomb, and 1 coulomb is actually a very big amount of charge, because if you see charge on electron, it is minus 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb, and charge on proton will be 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. Okay, so कूलम्ब तो बहुत बड़ी यूनिट है, 10 टू द पावर माइनस 19 आ रहा है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज. ओके, सो चार्ज इज सम प्रॉपर्टीज. चार्ज इज additive, you can add it. It is quantized, right? It is quantized because you can write Q is equal to Ne. So that means every charge will be made up of this smallest charge, that is charge on an electron, and you should put plus minus here. But this has some exceptions also. Okay, like quarks having something like 2 by 3e or 1 by 3e, such type of things start coming, so the quantization breaks. Okay, and then the conservation, right? So conservation means the total charge is conserved in a system. The total charge is conserved. Okay, conserved. So these are the basic things which you already know. So that's why I have just told you very, very quickly. Now, जहां से चैप्टर शुरू होता है वो है, और we start our discussion with actually the Coulomb's law. Okay, we start our discussion with Coulomb's law. And he was colonel in French army, and he was the first, actually उससे बहुत पहले से भी चार्ज के बारे में, अट्रैक्शन रिपल्शन की एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे, बट फर्स्ट serious analytical and experimental thing was done by him, Coulomb. And what is Coulomb's law? It is very simple, that if you have two charges,
Q1 and Q2, and they are placed at a distance r. So what will happen? Force will be given by 1 upon 4 pi epsilon naught and Q1 Q2 by r square. Okay, so this is Coulomb's law, that the magnitude of the force is product of the charges and it is inversely proportional to square of the distance. And ये जो डिस्कवरी है कूलम्स की, it was way before Newton. I mean, some 100 years before Newton. So you can see the Newton's formula G m1 m2 by r square is very symmetric to it. Okay, F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square. So it gives the force of attraction or repulsion between the two charges, unlike Newton's law जिसमें क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है. So ये जो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, एक्चुअली ये एप्सिलॉन नॉट एक मीडियम डिपेंडेंट क्वांटिटी है. सो दैट मींस कि अगर आप इन चार्जेस को वाटर के अंदर रख दो तो फोर्स जो है वो कम हो जाएगा, और अगर आप वैक्यूम में रखते हो तो दिस वैल्यू इज इन वैक्यूम. और नहीं तो फिर क्या होता है कि एक क्वांटिटी हम ऐड कर देते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, and this K is known as dielectric constant. Okay, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, dielectric constant. So मीडियम की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में. ओके, बिकॉज जो भी आप काम करते हो वो किसी ना किसी मीडियम में करते हो, किसी सेमीकंडक्टर में करते हो, किसी ग्लास के अंदर करते हो. सो दैट्स व्हाई मीडियम बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो फॉर एग्जांपल वाटर के लिए के अगर मैं 80 के करीब मान लूं तो ये फोर्स जो है अगर वैक्यूम में F न्यूटन है तो वाटर में F बाय क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा. ठीक है ना, तो इट विल बिकम वेरी वेरी लेस. और इसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हो कि अगर मैं इसको F कूलम कहूं और आप F ग्रेविटेशनल फोर्स तो जानते ही हो, दैट इज G m1 m2 बाय r स्क्वायर, राइट? दिस इज द gravitational force. So this Coulomb force is much stronger than gravitational force. So here I give you a homework. जो भी homework मैं दूंगा वो आपको अच्छे से करना है. So अगर मैं F Coulomb over F gravitational करूं, so it will become, सब चीजों को 1 unit ले लूं. I mean the mass is 1 unit, the charge is 1 unit, and the distance is also same. So it will be just given by 9 into 10 to the power 9 over 6.67 into 10 raised to the power minus 11, right? What is the gravitational constant? किसी को याद है? G is equal to? Is it correct? Yes? कोई बताना चाहेगा? Anybody? I hope that it is correct. 6.673 into 10 to power minus 11. Minus 11 ही है ना? Yes, ठीक है, sir. ठीक है. So you can see that it will become a very large force. Okay? So अभी मैंने सबको 1 unit ले लिया है. So I mean mass is also 1 and charge is also 1. But आपको क्या करना है? Yes? सर ये तो सब जानते हैं हम सर. ये तो सब जानते हैं सर हम. Sorry? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये तो हम सब जानते हैं. टॉपिक पढ़ाओ सर कोई बढ़िया सा. अरे यार ये क्या बात होती है? क्यों सर, ये तो बेसिक है, ये तो बेसिक तो जानते ही है बच्चे. कोई बात नहीं, नेट ठीक है, वेट करो. ओके. थोड़ा सा सब्र रखो, ठीक है? सो सपोज अगर आप कैपिटल G ले लेते हो तो दिस विल बी 6.67 into 10 raised to the power minus 11, right? So this force will be very large. Okay, this force will become very very large. So यहां से ये पता चल जाता है कि that Coulomb force is much greater than
Which force? Coulomb force is much greater than gravitational force. Okay, so now, Sir, yes, nothing, sir. Nothing. हाँ बोलिए बोलिए. So now actually एक फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा कि सपोज यू हैव टू चार्जेस लाइक दिस Q1 एंड Q2. अब अभी मैंने क्या किया था कि उसको बगैर वेक्टर के आपको लिख के दिखाया था, ठीक है. सो अगर आप वेक्टोरिकली लिखते हो, ओके, सपोज यू राइट इट वेक्टोरिकली, सो व्हाट विल हैपन, सपोज इसका पोजीशन वेक्टर R1 है और इसका पोजीशन वेक्टर R2 है. ओके, सो इसको भी आप अपने तरफ से कोई वेक्टर R लिख दो, which is R12, suppose it is from 1 to 2. So what will be the Coulomb's law? So F will be given by, this will be equal to 1 over 4 pi epsilon naught and Q1 Q2 over. So अभी आप याद करो, दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस था, दैट स्क्वायर. सो यहां पे कई बार ये नोटेशंस में गलती हो जाती है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि उन दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है ना. तो वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, व्हाट विल बी दैट डिस्टेंस, वो हो जाएगी R12 इसका मॉड, बिकॉज इट इज जस्ट डिस्टेंस ना. अब देखो जरा, आप फोर्स अगर 1 पे निकाल रहे हो, F12 लिख रहे हो, ठीक है ना. इफ यू आर कैलकुलेटिंग फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, so that will be what, tell me. So if both charges are positive, तो ये जो है वो इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा. Is that okay? So what will be the unit vector for this? This vector will be going opposite to R12. So आप यहां पे लिख दोगे R12 cap with negative sign. Is that okay? और अगर यही चीज आप F इस पे 2 पे लिखना चाहो, so that will be F21. So what will be this equal to? This will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R12. Distance is same, ये magnitude है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. This will be R12 cap. So you can see that these forces also follow Newton's third law, that F12 is equal to minus F21, right? So ये एक Coulomb's law की प्रॉपर्टी है जो हम लोग काफी ज्यादा यूज करेंगे. एंड इफ देयर आर मैनी चार्जेस, तो सिंपल लिख लो, नेट फोर्स विल बी फोर्स ड्यू टू 1, फोर्स ड्यू टू 2, फोर्स ड्यू टू 3 प्लस डैश डैश डैश. एंड दिस प्रिंसिपल इज नोन एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. इसको क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, because superposition principle, which is working in electromagnetics, actually that is the inspiration for using it in different branches. For example, quantum mechanics में भी हम superposition use करते हैं. So the inspirations come from here. So Coulomb's law simple ये बता देता है कि अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं, तो किसी भी चार्ज पे जो फोर्स होगा, that will be vector sum of all the vector sum of force due to all the charge. Okay, now let us come to, let us take a problem now. Okay, after just I will introduce one more concept और उसके बाद हम problems पे आ जाएंगे. और आप लोग बड़े आराम से करो, बहुत सारी problems discuss करेंगे, and it will be according to your syllabus. Okay, Anuj, because when you start, you have to start it from here. चाहे आपने पढ़ रखा है, but we have to start it from here. Okay, okay. Don't worry about that. Okay. So now एक बात ध्यान से देखना कि अभी तक आपने जो भी पढ़ा वो कुछ ऐसा है कि you have many charges and then you have a charge Q, and here you have many charges. For example, Q1, Q2, Q3, तो मैंने उसको QI लिख दिया, ठीक है. अब इन सब चार्जेस की वजह से इस पे लगने वाला फोर्स मैं कैलकुलेट कर सकता हूं यूजिंग कूलम्स लॉ.
Yes or no? I can calculate. Suppose this distance is Ri because of one charge. Similarly, I can write it for another charge. What will be that force? Tell me. It will be 1 by 4 pi epsilon naught. Yes. These charges are Q1, Q2, Q3, Qn. So how to write? Q- Summation I is equal to 1 to n Qi into Q upon Ri square. Yes. And 1 by 4 pi epsilon naught को K लिख देता हूं. Is that okay? This is the force. Now this force is property of two charges. This force is property of two charges. So क्या किया गया कि अगर मैं पर यूनिट चार्ज लिख लूं, if I take it this F by Q, तो सिर्फ इस कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉपर्टी निकल के आ जाएगी which is known as इलेक्ट्रिक फील्ड. इसमें दूसरे चार्ज की फिर मुझे जरूरत नहीं रह जाएगी. So electric field will be also given by 1 by 4 pi epsilon naught summation I is equal to 1 to n and then Qi over Ri square. So now this is very, very important property, and this is a vector field, or this is for the region. So electric field will be the property of this charge configuration. इस charge configuration की property होगी for the whole region. Okay, so it will be also following the superposition principle. ये किसको follow कर रही होगी? Superposition principle. Is that okay? So now, till now, what we have learned? A charge, force between two charges, and electric field using Coulomb's law. Okay, correct? So ये सब आप already जानते हो, मुझे भी पता है कि आप जानते हो, but आप ऐसा मत सोचना कि इससे नेट में क्वेश्चन नहीं आता है. ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे जो मैं अभी करवाऊंगा अभी आपको, तो इवन यहां से भी क्वेश्चन आते हैं. अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि सीधे रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पहुंच जाएं. आप समझ रहे हो कि नहीं भाई बात को? So when you start, you have to start from the basics. Okay, so this much is okay for everybody. सभी लोग समझ रहे हैं ये? So let me take Okay, sir. now let me take questions on this. So now we know electric field, we know Coulomb's law, so we can do many problems. Okay, so now I want to take one problem that suppose you have two charges like this, Q and Q. What is electric field at this point P? Yes. Anuj, can you tell me? What is electric field at point P? So we have two charges and this point P is at the center. So what is electric field at P? So because of this Q charge, the field will be in this direction. I have told you that if you have Q charge, F is equal to what? Q into E. यही निकल के आया ना? If I take Q charge which is kept outside, F is equal to QE. So the field will be in the direction of force if Q is positive, right? So अगर ये Q charge है तो यहां पे field की direction किधर होगी? इस तरफ होगी. इसको E लिख लेता हूं. Direction इस side है. और इस Q charge की वजह से, so इसको अगर नाम दे दो 1 और 2. So this field is due to charge 1.
and this field is due to charge 2. So this is due to 1, this is due to 2. So both are in opposite directions, right? So what will be the field at P? They are equal and opposite. It will be 0. Yes? The field will be 0 because of these two charges. Now what is angle between the line joining the two charges? कोई बता सकता है? What is angle between them? It is 180 degree, right? अब आप देखो यहां से सिस्टम कैसे बढ़ता हुआ जाता है. ये प्रॉब्लम सबको क्लियर है? इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो. अगर कोई प्लस क्यू चार्ज है और किसी पॉइंट P पे फील्ड देखना है तो इट विल बी जस्ट इन द डायरेक्शन. अगर कोई कैपिटल क्यू पॉजिटिव चार्ज लाके रखते तो वो चार्ज जिस तरफ जाता वही फील्ड की डायरेक्शन है, राइट? सो वो कैपिटल क्यू चार्ज किस डायरेक्शन में जाएगा, जिसको हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी कह सकते हैं, टेस्ट चार्ज भी कह सकते हैं. इट विल गो along this line, so that's why this is the direction of field. इसको हटा दो, अब इसकी जरूरत नहीं है फील्ड में. So this is the direction of field, right? Correct? और अगर यहां पे सपोज माइनस क्यू चार्ज रखा होता तो क्या होता? फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ हो जाती, बिकॉज अब अगर हम कोई चार्ज क्यू ला के रखते तो वो माइनस क्यू की तरफ चला जाता. ओके, सो दिस वी ऑलरेडी नो, आई हैव टोल्ड यू. अब इसका एप्लीकेशन करना है. सो व्हाट इज एंगल बिटवीन दिस, बिटवीन टू चार्जेस? 180. ये रिमेंबर करना. अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है. नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि जिसमें हमें 3 चार्ज लेने हैं और तीनों चार्ज इक्वल एंगल्स पे हैं. ठीक है, दिस इज द चार्ज, दिस इज द चार्ज एंड दिस इज द चार्ज. व्हाट विल बी इक्वल एंगल बिटवीन देम? 120. 120, राइट? अब हमें बताना है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. अब ये एक प्रीवियस ईयर नेट क्वेश्चन है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि कूलम्स लॉ से क्वेश्चन, और कूलम्स लॉ ही फाउंडेशन है, उसी से सारी चीजें बनी हुई हैं. ये बात आप हमेशा ध्यान रखना. इट इज वेरी वेरी पावरफुल. ओके, सो ये सपोज चार्ज है Q, Q एंड Q. सपोज दीज आर इक्वल चार्जेस. अगेन यहां पे एंगल था, 2 चार्ज थे, इसलिए एंगल था कितना? 360/2. कितना आ गया था? 180. यहां पे कितने हो जाएंगे? 360/3. कितने हो जाएंगे? 120, राइट? और आप देखोगे कि इस P पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा? अब ये डिस्टेंसेस सेम है, ध्यान रखना. दीज डिस्टेंसेस आर सेम. सो इस चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट? Because of this charge Q, the electric field will be in this direction. So this is electric field E. Because of this charge, the electric field will be in this direction. This will be field E. Correct? And because of this charge, the electric field will be in this direction. This is field E. Now let us make the coordinates. जो मैंने आपको rectangular coordinates पढ़ाए हुए हैं. So let us make them. So these are the coordinates now. Now please see. ये सारी फील्ड को मैं E इसलिए लिख पाया क्योंकि चार्ज भी सेम थे और डिस्टेंस भी सेम थी. करेक्ट? अब जरा इसके कंपोनेंट्स किसी एक दोनों तरफ ले लो. सो दिस विल बी, वी हैव ओनली 3 फील्ड्स. इसके कंपोनेंट इस तरफ लिख लोगे. दिस विल बी सपोज थीटा, 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 एंड दिस विल बी ऑल्सो थीटा, दिस विल बी ऑल्सो थीटा. इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, सो दिस विल बी 2E cos थीटा in this direction, and this direction it will be E cos theta and E cos theta, right? Sorry, Sin theta. Sir. E sin theta and E sin theta, right? So what will happen? These two will cancel each other, and this value of theta will be how much? Can you tell me what will be the value of theta? 60 degree. 60. Theta will be 60 degree. So this will become 60 degree, and 2E cos 60 will be equal to simply E, because cos 60 will be half.
सो ई ऊपर ई नीचे, कैंसिल, ई साइन 60 इस तरफ, ई साइन 60 इस तरफ, तो ईपी भी कितना हो गया बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई यहां, 0। यस और नो? यस सर। अब अगर मान लो ये चार्ज हटा दिया जाए, अब एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो मान लो पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हो गया कि मान लो ये 1 2 3 चार्ज था और 1 को हटा दें तो क्या होगा? तो 1 ने जो बैलेंस कर रखा था वही बैलेंस बिगड़ जाएगा। यस और नो? उसने जिस फोर्स से होल्ड कर रखा था, अगर सपोज तुम किसी चार्ज को लेके आते हो, यहां पे क्यू चार्ज रखते हो और फिर ये चार्ज हटा देते हो, तो अगर क्यू चार्ज यहां रखते हो, क्यू पे कोई फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। लेकिन अगर तुम ये वाला चार्ज हटा देते हो तो ये जो फोर्स लग रहा था क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, इसी फोर्स से ये इस तरफ निकल जाएगा। यस, इज दैट ओके? सो अगर मैं यहां पे क्यू चार्ज रख दूं तो व्हाट इज फोर्स ऑन क्यू? इट विल बी 0। अगर मैं 1 को रिमूव कर दूं, ये लिख लो जरा, इफ आई रिमूव चार्ज 1 then q charge will move in this direction, in the direction of 1, with the force is equal to k q q by r square. This is very interesting. Yes, तो 3 चार्ज के वजह से भी फील्ड 0। अब बताओ जरा, अगर मैं 13 चार्जेस को अरेंज कर दूं, सो कितने हो गए? प्लीज चेक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए ना? 12 चार्जेस को अरेंज कर दूं, ओके, क्यू 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 क्यू, ऑल द चार्जेस आर क्यू एट इक्वल डिस्टेंसेस। इस फिगर को भी कुछ बोलते हैं, जैसे आप यहां बनाते जाओगे ना तो फिगर बनते जाएंगे, ये 3 साइड वाला बना, पहले 2 साइड थे, अब ये आ गए 12 चार्जेस। सो 12 चार्जेस हैं, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, बता सकते हो? 0 सर। 0। So now you can see the symmetry that field here will also become 0. और अगर ऐसे ही 13 चार्जेस ले लें तो 0 ही है। 0। तो अब ये ग्रिफिथ की प्रॉब्लम आ गई जो लास्ट वाली मैं करा रहा हूं, 13 चार्जेस ले लो तो ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0। यस और नो? सो ये सारे के सारे देखो किस पे बेस्ड हैं, दे आर बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ, करेक्ट? अब एक और प्रॉब्लम करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे, लास्ट प्रॉब्लम होगी आज की। सो ये नोट कर लिया? Any doubt you can feel, you can ask if you have any doubt. एंगल 360/12 हो जाएगा सर। एंगल 360/12 होगा, बट यू नो यू डोंट नीड टू सी दैट ना, बिकॉज उसी हिसाब से जब आपने 2 के लिए कर लिया विच इज इवन, 3 के लिए कर लिया विच इज ऑड, 4 के लिए होमवर्क दे देता हूं, 4 के लिए भी करके देखना। फॉर 4 चार्जेस Q Q Q and Q, the field here that will be also 0. It is very much evident ना, यहां से इस तरफ जाएगी, यहां से इस तरफ चली जाएगी, यहां से इस तरफ जाएगी, यहां से इस तरफ चली जाएगी, it will become 0. So that symmetry tells you that field will become 0 if the angles are equal, right? If they are equally placed at angles, then the field will become equal to 0. और ये भी बात ध्यान रखना कि अगर किसी चार्ज को रिमूव करना और यहां Q चार्ज रख दिया तो जितने फोर्स से ये बैलेंस था उसी फोर्स से ये उस तरफ निकल जाएगा। ये बात सबको समझ आ रही है ना? ये भी एक क्वेश्चन है। So this is clear? चलो, नाउ अब जो मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूं वो TIFR का है, ठीक है? इतने से ही कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन होने शुरू हो जाते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? The next question is this, कि you have a plain sheet, okay, and that has some charge,
This plane sheet has some charge spread on it, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है. But they are saying that there is a uniform electric field E naught. There is a plane sheet. And because of this plane sheet, there is a uniform electric field E naught. This is given. Now, एक इंसुलेटेड धागे के साथ एक बॉब लटका हुआ है. अब ये थोड़ा सा 3D में है, ध्यान रखना. ये ऐसे है प्लेन शीट और इस धागे के साथ लगा हुआ है. ठीक है, मैं थोड़ा सा यहां भी बना सकता हूं, बट आई थिंक इट इज ओके. यहां पे भी ऐसे लगा सकता हूं ना, ऐसे दिखाने के लिए. इज दैट ओके? सो आपको बताना है कि व्हाट विल बी दिस एंगल थीटा. What will be this angle theta? So this is a question from TIFR that is based on उतना ही जितना मैंने आज आपको पढ़ाया है. ठीक है? So please see this. अगर ये Q चार्ज यहां पे इस तरीके से है, so ये इधर जाएगा ही क्यों? Because of this electric field. Yes or no? So ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगी? QE naught, right? Yes. And this has some mass also. So this will be mg. And everything is balanced. So what will happen? Tension T will be in this direction. जहां से बंधा होता है. Tension T is in that direction. So you will have to resolve it now. So आप इसको बना लो. Alternate angle है, यहां थीटा हो जाएगा. अब देखो, अभी अभी जो मैंने आपको पढ़ाया, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इस तरफ कितना हो जाएगा? बोलो. यस, टी कॉस थीटा. और उसके ठीक परपेंडिकुलर कितना होगा? टी साइन थीटा. तो अब सारे जो फोर्सेस हैं, दे आर आइदर इन y डायरेक्शन और इन x डायरेक्शन. यही अभी मैंने आपको बताया था. दिस इज नोन एज रिजोल्यूशन. अब because everything is at equilibrium, so what will happen? T cos theta will balance mg, right? And T sin theta will balance QE naught. So T cos theta will balance mg and T sin theta will balance QE naught. So अगर दोनों को डिवाइड करो तो you will get tan theta is equal to QE naught by mg. Yes or no? And theta जिसके बारे में मैं पूछ रहा था, that is tan inverse QE naught by mg. So this is the value of theta at equilibrium. So this all I am doing at equilibrium. अब ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगाई जाए कि ये जो पेंडुलम है ये 90 डिग्री पे आ जाए? बताओ. आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाओगे, ये जो बॉब होगा वो इस तरीके से जाने लगेगा. तो अब जरा ये इक्वेशन देखो ध्यान से. आप चाहते हो कि थीटा कितना हो जाए? π/2 हो जाए, राइट? यही तो चाहते हो जो मैंने क्वेश्चन पूछा. तो उसके लिए क्या होता है? थीटा π/2 कब होगा? बताओ. tan इनवर्स इंफिनिटी पे. तो इसका मतलब आपको इनफाइनाइट फील्ड लगानी पड़ेगी टू गेट π/2, यानी कभी π/2 एंगल पे ये नहीं जा सकता. ठीक है? सो इफ यू वांट थीटा टू बी π/2, you will have to apply electric field very very large, then only it can become π/2. Okay, chalo. So let us stop here. So this was all the basics that you already know. So that this class was meant for revising all what you know. अब यहां से आपको समझ में आने लगा होगा कि अब हम किस डायरेक्शन में प्रॉब्लम्स में जाने वाले हैं. तो 2 चार्ज, 4 चार्ज, 12 चार्ज, 13 चार्ज, देन शीट, देन समथिंग एल्स. ओके, सो इस टाइप के डिफरेंट सिस्टम्स पे हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है? ओके, थैंक यू. Thank you, sir. थैंक यू.